पहला शब्द है इन्यूएंडो। इसका जो सेमांटिक कोर है यानी इसकी आत्मा, वो है इसकी इनडायरेक्टनेस, मतलब कोई बात सीधे तौर पर ना कहना। लेकिन यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसके साथ हमेशा एक मलिशियस या डेरोगेटरी इंटेंट, एक बुरी मंशा जुड़ी होती है। तो एक इन्यूएंडो सिर्फ एक इशारा या हिंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा अल्यूजिव रिमार्क है जो सजेस्टिव होने के साथ साथ डिस्पैरेजिंग भी होता है, यानी अपमानजनक। और यही वो पॉइंट है जहां एग्जाम्स में अक्सर गलती होती है। इससे एक साधारण हिंट से कंफ्यूज कर लिया जाता है। देखिए, एक हिंट न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन एक इन्यूएंडो बाय इट्स वेरी डेफिनेशन हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन ही रखता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में होता है, खास करके ऐसी सोशल या पॉलिटिकल कमेंट्री में जहां डायरेक्ट आरोप लगाने से बचा जाता है। अब इसके सिनोनिम्स के बीच के फर्क को समझते हैं। पहला है हिंट। जैसा हमने डिस्कस किया, ये एक न्यूट्रल सजेशन है, इसमें इन्यूएंडो का नेगेटिव अंडरटोन बिल्कुल नहीं होता। फिर आता है अल्यूजन। ये भी एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है, लेकिन आमतौर पर किसी लिटरेरी या हिस्टोरिकल सोर्स का। ये एकेडमिक है और ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो। तीसरा है इम्प्लिकेशन। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो किसी बात से निकाला जाता है जो साफ साफ नहीं कही गई। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है। और आखिर में इंसिन्यूएशन। इसके आगे लिखा है स्लाइली डेरोगेटरी। ये इन्यूएंडो से ज्यादा डेलिब्रेट और इसकी मैलिस ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक न्यूट्रल इम्प्लिकेशन और एक नेगेटिव इंसिन्यूएशन कभी भी इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है। अब इसके एंटोनिम्स को देखिए। ये कम्युनिकेशन के मेथड में एकदम ऑपोजिट हैं। एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट एक डायरेक्ट लॉजिकल ऑपोजिशन है। मतलब एक तरफ है क्लैरिटी, साफ साफ कहना, और दूसरी तरफ है इनवेंडो की ऑब्स्क्योरिटी यानी धुंधलापन। ऐसे ही एक डायरेक्ट रिमार्क एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशनल ऑपोजिशन है। एक तरफ है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधी बात, और दूसरी तरफ है इनवेंडो की इनडायरेक्शन यानी घुमा कर बात करना। तो ये समझना जरूरी है कि ऑपोजिशन कंटेंट में नहीं है, बल्कि कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी में है। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। अगला शब्द है क्रूड। इसके दो अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन उनका कोर कॉन्सेप्ट एक ही है। पहला मीनिंग है किसी चीज का अपनी नेचुरल या रॉ स्टेट में होना, जिसे अभी प्रोसेस या रिफाइन नहीं किया गया है। सोचिए, जैसे क्रूड ऑयल। दूसरा मीनिंग है ऐसा बर्ताव या ऐसी भाषा जो आक्रामक रूप से कोर्स या रूड हो। दोनों ही मीनिंग्स में जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो है अनरिफाइंड होने का। इस शब्द का कंटेक्सचुअल रेंज बहुत ब्रॉड है। ये मटीरियल्स, लैंग्वेज और बिहेवियर तीनों पर अप्लाई होता है, इनफॉर्मल से लेकर टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट्स तक, और इसका कॉनोटेशन हमेशा नेगेटिव रहता है। इसके सिनोनिम्स के न्यूआंसेस को देखते हैं। रॉ, ये सिर्फ एक अनप्रोसेस्ड स्टेट को दिखाता है। ये एक न्यूट्रल शब्द है, इसमें कोई सोशल जजमेंट नहीं है। फिर है अनरिफाइंड। ये पॉलिश की कमी को तो बताता है, लेकिन इसमें आगे सुधार की यानी इंप्रूवमेंट की एक संभावना छुपी होती है। इसके एकदम कॉन्ट्रास्ट में है अनसिविलाइज्ड। ये सोशल डेवलपमेंट या एटिकेट की एक गहरी कमी को दिखाता है। ये क्रूड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग आलोचना या कंडेमनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि क्रूड रॉ की न्यूट्रलिटी और अनसिविलाइज्ड की सिवियरिटी के बीच में आता है। इसके एंटोनिम्स रिफाइंड और पॉलिश्ड दोनों ही एक कंप्लीट और सोफिस्टिकेटेड स्टेट को दिखाते हैं। रिफाइंड एक डायरेक्ट और कंप्लीट ऑपोजिशन है जो सोफिस्टिकेशन और पॉलिश को इंडिकेट करता है। पॉलिश्ड भी इसके जैसा ही है, लेकिन यह अक्सर उस स्मूथनेस पर जोर देता है जिसे मेहनत से हासिल किया गया है, अ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। ये दोनों शब्द उस प्रोसेस के आखिरी छोर या एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे क्रूड चीजें गुजरी ही नहीं हैं। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। अब हम फोकस करेंगे फेटल शब्द पर। इसका कोर मीनिंग है वो चीज जो फेलियर, डिजास्टर या मौत तक ले जाए। ये शब्द एक इररिवर्सिबल यानी जिससे बदला ना जा सके, एक कंक्लूसिव आउटकम, एक अंतिम परिणाम को इम्प्लाई करता है। चाहे वो किसी प्लान में एक फेटल एरर हो या फिर एक फेटल घाव। इसका कंटेक्सचुअल रेंज फॉर्मल है, जैसे कि मेडिकल, लीगल और लिटरेरी डिस्कोर्स, और इसकी कॉनोटेशन जाहिर है स्ट्रांगली नेगेटिव है। फेटल के सिनोनिम्स को उनकी सर्टेनिटी के लेवल पर अलग किया जाना चाहिए।
डेडली। ये मौत का कारण बनने की पोटेंशियल पर फोकस करता है। जरूरी नहीं कि मौत हो, पर काबिलियत है। लीथल, ये ज्यादा क्लिनिकल, ज्यादा औपचारिक शब्द है। इसका मतलब है कि कोई चीज साइंटिफिकली या लीगली मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त मानी गई है। फिर है पेरिलस, जिसका मतलब है बहुत बड़ा रिस्क या खतरा, लेकिन इसमें परिणाम यानी आउटकम सर्टेन नहीं होता। और हजार्डस में भी रिस्क होता है, लेकिन ये अक्सर चीज़ों या हालातों से जुड़ा होता है और पेरिलस से कम इमीडिएट फील होता है। ये याद रखना जरूरी है, एक पेरिलस जर्नी जरूरी नहीं कि फेटल हो। इसके एंटोनिम्स हैं हार्मलेस और बेनाइन। हार्मलेस एक सीधा फंक्शनल ऑपोजिशन है जो नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो, अनेबल टू कॉज हार्म। बेनाइन दूसरी तरफ एक कंटेक्सचुअल ऑपोजिशन है। ये अक्सर मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। ये एक नॉन थ्रेटनिंग नेचर को दर्शाता है और ये मलिग्नेंट का सीधा उल्टा है, ना कि सिर्फ फेटल का। और यहीं पर एक बहुत कॉमन एग्जाम पिटफॉल है, ये मान लेना कि हर उल्टा शब्द एक डायरेक्ट एंटोनिम होता है। बेनाइन की एक स्पेसिफिक कंसेप्चुअल पोलैरिटी है जो इसे हर कॉन्टेक्स्ट में फेटल का एक ट्रू एंटोनिम नहीं बनाती। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। अब हमारा फोकस है जोवियल पर। जोवियल का सेमांटिक कोर सिर्फ खुशी यानी हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि उस खुशी का एक प्रदर्शन, अ डेमोन्स्ट्रेटिव हार्टी एंड सोशल एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी हार्टी, गुड नेचर्ड शेयरफुलनेस को डिस्क्राइब करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सोशल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट्स में किसी इंसान की पर्सनैलिटी या किसी जगह के माहौल को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और इसका कॉनोटेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके सिनोनिम्स में बहुत महीन फर्क है। चेयरफुल, ये खुश होने की एक जनरल स्टेट है, एक आम अवस्था। ये जोवियल से कम एक्सप्रेसिव है। मर्थफुल, ये खास तौर पर हंसी और मनोरंजन से जुड़ा है। ग्लीफुल, एक बहुत ज्यादा खुशी को सजेस्ट करता है, जिसमें कभी-कभी जीत का एहसास भी होता है। और कन्विवियल, ये खास तौर पर एक सोशल गैदरिंग के फ्रेंडली और जिंदा दिल माहौल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है, कोई इंसान अकेले में चेयरफुल हो सकता है, लेकिन जोवियल या कन्विवियल होने के लिए आमतौर पर दूसरे लोगों की कंपनी जरूरी होती है। इसके एंटोनिम्स हैं मोरोज और ग्लूमी। मोरोज ये मूड का डायरेक्ट ऑपोजिशन है। इसका मतलब है चिड़चिड़ापन और उदासी। सडनली इल ह्यूमर्ड, ये एक इंटरनल पर्सनल स्टेट है। ग्लूमी दूसरी तरफ माहौल या नजरिए का ऑपोजिशन है। ये किसी अंधेरे, डिप्रेसिंग और निराशावादी चीज को डिस्क्राइब करता है, जो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। हमारे विश्लेषण का आखिरी शब्द है हरास। इस शब्द को समझने के लिए दो की लेक्सिकल मार्कर्स हैं, परसिस्टेंस यानी लगातार होना और अग्रेशन यानी आक्रामकता। इसका कोर मीनिंग है किसी को लगातार अग्रेसिव प्रेशर या इंटिमिडेशन का शिकार बनाना। यही चीज इसे सिर्फ एक बार की परेशानी या अनॉयंस से अलग करती है। इसका इस्तेमाल फॉर्मल, लीगल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में आम है और इसका कॉनोटेशन हमेशा स्ट्रांगली नेगेटिव होता है। हरास के सिनोनिम्स को हम इंटेंसिटी के एक सीढ़ी पर समझ सकते हैं। सबसे नीचे है बॉदर, जो सिर्फ हल्की फुल्की परेशानी पैदा करता है, लो इंटेंसिटी। उससे ऊपर है वेक्स, जिसका मतलब है कंफ्यूज या फ्रस्ट्रेट करना, अक्सर किसी जटिल समस्या से। फिर आता है बैजर, यानी किसी को लगातार सवालों या रिक्वेस्ट से परेशान करना। और सीढ़ी में सबसे ऊपर है टॉर्मेंट, जिसका मतलब है गंभीर मानसिक या शारीरिक पीड़ा देना, इन्फ्लिक्ट सिवियर सफरिंग। और आखिर में इसके एंटोनिम्स हैं कंफर्ट और सूद। ये दोनों हरास करने के एक्शन के डायरेक्ट ऑपोजिशन है। कंफर्ट इफेक्ट का सीधा उल्टा है, ये पहले से मौजूद परेशानी या डिस्ट्रेस को कम करता है। सूद इसके विपरीत एक्शन का ऑपोजिशन है, ये धीरे से शांत करने या आराम देने का एक एक्टिव प्रोसेस है। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ पहले से मौजूद इफेक्ट को एड्रेस करना और दूसरी तरफ एक शांत करने वाला